हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का सीरीज करा रहा था, आज उस कड़ी में हम लोग पॉलिटी के एक लॉन्ग आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज इसको अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक लॉन्ग आंसर को कैसे हम बेस्ट तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न जो पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि यह आपसे पूछना क्या चाह रहा है और इसमें लिखना क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। वे अपवाद कौन से हैं जिसमें भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से आबद्ध नहीं होता? व्याख्या करें। आबद्ध मतलब बाध्य नहीं होता। इस प्रश्न को आप दूसरे दृष्टिकोण से समझिए। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है, अर्थात वे कौन से अपवाद हैं जिनमें राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। इस संदर्भ में इसका आंसर करना है। अब देखिए, इसका जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहले हम भूमिका बता देंगे, उसके बाद उन अपवादों की सूची बता देंगे जिसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र खुद से विवेकाधिकार से निर्णय लेता है और उसका एक्सप्लेन कर देंगे और फिर मूल्यांकन कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे, तो आपका यह बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं मॉडल आंसर का बुक लिख रहा हूं और साथ में एस्से का भी, जो जल्द ही आपके सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना। देखिए, इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बताएंगे। अब भूमिका को कैसे लिखेंगे कि एक बेस्ट भूमिका आपका हो। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है जो मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। यह लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, भारत का संविधान ना एक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है जिसमें राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है और आप समझते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 74 के तहत आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे रहना पड़ता है ना। फिर इतना बता के आप लिखेंगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकृत होता है। अब देखिए कि कौन सी वैसी विशेष परिस्थिति होती है जहां पे राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकृत होता है। तो आप देखेंगे कि जब कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न हो, जहां चाहे जब सरकार न बने या कोई राजनीतिक अस्थिरता आ जाए या जब न्याय और मानवीय आधार पर निर्णय लेना जरूरी हो गया है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ये अपवाद हमारे लोकतंत्र की संतुलन व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। इतना आप बताएंगे तो आपका यह भूमिका बहुत ही बेहतर भूमिका हो गया। अब हम लोग फिर इसका बॉडी पार्ट लिखने का प्रयास करेंगे, मतलब वे अपवाद जिन पे राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेता है उसको लिखकर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। वे अपवाद जिनमें राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेते हैं निम्न हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट आप क्या देंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। अब देखिए कैसे। देखिए, राष्ट्रपति संसद में स्पष्ट, अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो वह स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता से किसी योग्य नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। देखिए, जब किसी भी दल को लोकसभा में यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार रखता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि सरकार का गठन हो सके, राजनीतिक अस्थिरता पैदा न हो। ऐसे में राष्ट्रपति आप देखेंगे आमतौर पर वैसे तो सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के अवसर देते हैं और उसे बहुमत साबित करने का समय भी देते हैं। जब इतना लिखेंगे तो फिर सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि सरकार बनाने का आमंत्रण पर उनका विवेकाधिकार। देखिए, जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं। अब देखिए, संविधान में इस स्थिति का वैसे तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है किसी अनुच्छेद में, लेकिन इसे राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार के प्रयोग करके किसी को आमंत्रण देता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करना ही नैतिक रूप से सही होता है। इससे आप देखेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता से भी बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, सदस्य नामांकन। अब देखिए, इसमें क्या मतलब राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है। आप देखिए ऐसे समझिए,
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार रखते हैं। ये निर्णय वे बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के लेते हैं। अब आप इसको समझिए। अनुच्छेद 80 के तहत आप देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामांकित करते हैं। अब देखिए, इनको क्यों नामांकित किया जाता है? कारण है कि इनका उद्देश्य होता है कि विशेषज्ञों को संसद में प्रतिनिधित्व मिले, जिससे नीति निर्माण जो बने उसमें गुणवत्ता बनी रहे। अब यह अधिकार राष्ट्रपति को कहाँ से मिलता है? तो यह अधिकार उन्हें संविधान की 4वीं अनुसूची के तहत मिला है। इतना बताने के बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि राज्य विधानसभा भंग करने के निर्णय। अब देखिए, इसमें क्या बताएंगे? यदि कोई राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। हालांकि इस पर उन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट या अपने विवेक का निर्णय लेना होता है। आप देखते होंगे कि जब किसी राज्य में ऐसी विपरीत संवैधानिक परिस्थितियां बन जाती है जहां राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार के आधार पर भी विपरीत परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है, लेकिन उन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट अगर मिल जाए तो बेहतर होता है, नहीं तो वह अपने विवेक का भी निर्णय लेकर 356 का प्रयोग कर सकते हैं। जब इतना आप बताएंगे तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि अनिच्छा से विधेयक पर हस्ताक्षर, मतलब राष्ट्रपति को 3 विटो प्राप्त है। आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को 3 विटो प्राप्त है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 विटो प्राप्त है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का विटो कौन सा है? एक सस्पेंसिव विटो होता है, दूसरा पॉकेट विटो होता है, तीसरा एब्सोल्यूट विटो होता है ना। अब तीनों विटो का तो हम विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसी को हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास पॉकेट बिट्टो का अधिकार होता है, जिससे वे किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, जबकि समान बिट्टो में वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए पॉकेट बिट्टो को। अब देखिए, राष्ट्रपति पॉकेट बिट्टो को कब इस्तेमाल करता है? राष्ट्रपति जब किसी बिल को अनिश्चित काल तक उसे रोकना होता है तो इस बिट्टो का इस्तेमाल करता है। उसे मंजूरी देने या अस्वीकृत करने की इस बिट्टो में बाध्यता नहीं होती, मतलब ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप इतने टाइम में इस पे आपको डिसीजन देना ही है, मतलब अनिश्चित काल के लिए वो रोक सकता है। यह उसके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक को जब रोके थे तो उन्होंने पॉकेट बिट्टो का ही इस्तेमाल किया था। अब फिर इतना बताने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि संविधान में संशोधन पर हस्ताक्षर। अब इस संबंध में कैसे, मतलब राष्ट्रपति को मतलब कुछ विवेकाधिकार प्राप्त है? पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विवेकाधिकार है। कैसे, हम देखते हैं। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, लेकिन वे इस पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर देता है। आप इसको ऐसे समझिए। अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संविधान विधेयक पर एक प्रकार से हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन यहाँ आती है, लेकिन वह कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो संविधान संशोधन हो रहा है वह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। यह विवेकाधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताएंगे कि चुनाव आयोग और राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति कैसे इसमें विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। देखिए, चुनाव आयुक्तों और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि वे प्रधानमंत्री की सलाह मानते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, चुनाव आयुक्त और राज्यपाल की नियुक्ति पर वैसे तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानना होता है, लेकिन यदि कोई संवैधानिक संकट हो या सरकार की अनुशंसा किसी नियम के विरुद्ध हो तो राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ने इस अधिकार को मजबूत किया है। अब फिर इतना बताने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, दया याचिका पर निर्णय। देखिए, यहाँ राष्ट्रपति कैसे स्वतंत्र डिसीजन लेता है, तो आप इसको ऐसे समझिए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड या अन्य सजाओं में माफी, निलंबन या परिवर्तन करने का अधिकार है। यह निर्णय वे न्याय और मानवीय आधार पर ले सकते हैं, जो पूरी तरीके से उनके विवेक पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत आप देखेंगे कि राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेने का उसको अधिकार प्राप्त है। आप देखेंगे वह इसे न्यायिक समीक्षा के बाहर रखते हुए भी मानवीय और न्यायिक दृष्टिकोण से देख सकता है एक राष्ट्रपति। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। कई मामलों में राष्ट्रपति ने दया याचिका पर स्वतंत्र विवेक से निर्णय लिया है। एग्जाम्पल के लिए राजीव गांधी हत्याकांड और अफजल गुरु मामले में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इतना बताने के बाद इसको थोड़ा सा आप मूल्यांकित कर देंगे। अब देखिए कैसे, तो चलिए देखते हैं।
राष्ट्रपति के पास इन विशेषाधिकारों क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के पास इन विशेषाधिकारों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने उन्हें केवल एक औपचारिक प्रमुख नहीं बनाया है। अब देखिए, केवल एक उन्हें औपचारिक प्रमुख नहीं बनाया है, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं है, उन्हें संवैधानिक रूप से कुछ शक्तियां दी गई है ताकि वे राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक संकट और न्यायिक हस्तक्षेप के मामले में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। आप देखेंगे यह जो उन्हें शक्ति प्राप्त है लोकतंत्र का एक तरह से संरक्षक बनाती है, बल्कि कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भी है। अब देखिए कैसे विशेष परिस्थितियों में, जब राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या बोलते हैं शासन लागू करने का निर्णय हो, या किसी विशेष कानून पर बिट्टो का उपयोग करना हो, या दया याचिका के मामले में हो, इससे वे लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इतना लिखेंगे तो फिर आप पैरा चेंज करेंगे और फिर आप लिखेंगे कि हालांकि व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हैं, लेकिन जब कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट, तब उनकी स्वतंत्र और निर्णय क्षमता लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। अब देखिए, वैसे तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब कोई असामान्य स्थिति हो जाए, मतलब राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए, या किसी वैसी विशेष कानून पर जहां मतलब पॉकेट बिट्टो का इस्तेमाल के संदर्भ में हो, वैसी स्थिति में वह स्वतंत्र निर्णय लेकर एक प्रकार से लोकतंत्र को रक्षा करने का कार्य करते हैं। जब इतना बता देंगे तो आपका यह बेस्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही बेहतर निष्कर्ष आप बता देंगे चंद लाइनों में, तो आपका आंसर एक बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे। निष्कर्षतः राष्ट्रपति का महज क्या बोलते हैं राष्ट्रपति का पद महज प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक संरक्षक की तरह है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान की रक्षा करता है। अब कैसे, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। वह सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने की सलाह दे सकते हैं। यदि सरकार संविधान का उल्लंघन करे तो वह उसे रोक सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह भारतीय संविधान की रक्षा करते हैं। उनके विशेषाधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। हालांकि सहायक होते हैं, अब देखिए कैसे सहायक होते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। कहने का मतलब है कि जब वह अपना एक स्वतंत्र विवेकानुसार से जब डिसीजन लेते हैं जो लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तब एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित रखने में एक प्रकार से सहायक होते हैं। फिर लिखेंगे, हालांकि उनकी शक्ति सीमित है, फिर भी वे संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए कैसे, अब कैसे एक मतलब संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, इसको ऐसे समझिए। राष्ट्रपति संसद और न्यायपालिका के बीच क्या पुल का काम करते हैं, संतुलन का काम करते हैं। यदि सरकार अगर कोई किसी प्रकार का कोई संविधान का उल्लंघन करे तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि रोकने का काम करते हैं, एक प्रकार से संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ और न्याय संगत बन जाता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास कुछ मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है, जो संकट की घड़ी में देश की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने का काम करते हैं। कुल मिलाकर यदि हम कहें निष्कर्ष रूप में, तो यह भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़, न्यायपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों, हमने इसका आंसर एक बेस्ट तरीके से देने का प्रयास किया और यह आपका एक मॉडल आंसर है 100%। आप इसको फॉलो करिएगा, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है, आप ऐसे ही लिखेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगले दिन मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।